which is free fall, as well as we will also be able to see one more topic, which is acceleration due to gravity. Now, what do we mean by free fall? So, in order to understand about free fall, let me take two examples. So, let us say that एक body है, body A, and there is another body which is body B. Alright, this body A, it is kept at a height, say h. Similarly, the body B is also kept at the height h from ground. This is also ground and the height is h. That means दोनों bodies को मैंने एक ही height पे रखा है. अब बच्चों जो फर्स्ट बॉडी है, the body A, अब मैंने इसे इस हाइट से ड्रॉप किया, यहां से सिर्फ एक ड्रॉप किया. ड्रॉप का मतलब क्या है? इसको यहां से ऐसे छोड़ा है. ओके, इसमें मैंने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, इसको ड्रॉप कर दिया. तो ड्रॉप करने पे क्या होगा? बिकॉज देयर इज ए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अभी हमने पढ़ लिया है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण बॉडी जो है इट इज पुल टुवर्ड्स अर्थ. तो इट विल फॉल डाउन. केस नंबर 1. केस नंबर 1 इज दैट इट इज ड्रॉप्ड. ड्रॉप का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी फोर्स. इस जगह पे इसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी. यहां से मैंने ड्रॉप किया, मैंने इस पे कुछ फोर्स नहीं लगाया. केस नंबर 1. नंबर 2, आई विल थ्रो इट विथ सम फोर्स. तो नंबर 2 क्या है? इट इज नॉट ड्रॉप्ड बट आई थ्रो इट विथ सम फोर्स. विथ सम फोर्स डाउनवर्ड. तो इसको आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक बॉल है. एक बॉल को तो आप ड्रॉप कर रहे हो और दूसरी बॉल को आप ऐसे नीचे थ्रो कर रहे हो. दोनों ही केसेस में द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है, ये वाला पाथ फॉलो हो रहा है. अब क्वेश्चन ये है, कौन से वाले केस में आपको लगता है कि यहां पर जब बॉल पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स, जहां मैंने इसको फोर्स लगा करके नीचे फेंका, फोर्स लगा के नीचे फेंका, वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो द बॉडी विच इज ड्रॉप्ड, इट मींस व्हाट? जब मैंने इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया और इस पे जो फोर्स लग रहा है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. तो इस वाले केस में कौन सा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल. सो द ओनली फोर्स जो इस पे लग रहा है बॉडी ए पे, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये बॉडी अगर नीचे जा रही है तो किसके कारण जा रही है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जा रही है. बट अगर मैं केस 2 की बात करूं तो यहां इस बॉडी पे दो फोर्स लगेंगे. ना फर्स्ट इज फोर्स अप्लाइड बाय यू, फोर्स अप्लाइड बाय अस, एंड प्लस द ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस द ग्रेविटेशनल फोर्स. दोनों केसेस आपको समझ आ गए. केस नंबर 1 इज नोन एज द केस फॉर फ्री फॉल. फ्री फॉल का मतलब होता है when a body falls only under the force of gravitation. That is known as free fall. This is not the case of free fall because you are throwing it with some force. So that force plus the gravitational force दोनों add on हो जा रहे हैं. So this is the case for free fall. आपको समझ आ गया? So now we can define. What do you mean by free fall? By free fall, we say that when a body falls only under the force of gravitation, then that body
falling under free fall. Okay, so this is the definition. तो अब आप लोगों को फ्री फॉल का मतलब समझ आ गया. फ्री फॉल मतलब द बॉडी शुड फॉल ओनली अंडर द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. नो अदर फोर्स, बाहर से दूसरा इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगाया जाना. ऑलराइट, सो नाउ in our syllabus we will be discussing and we will be restricting ourselves with the bodies which are falling freely. We will not see the case in which we are throwing it with some force. तो हम लोग कैसे केसेस डिस्कस करेंगे? हम ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जहां बॉडी इज फॉलिंग अंडर फ्री फॉल कैटेगरी. That means it is the only force which is applying on that body is because of the gravitational force. तो चलिए देखते हैं हम लोग. ओके, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक बॉडी बिहेव करती है व्हेन इट इज फॉलिंग अंडर फ्री फॉल. देन वी विल लेटर ऑन कम टू दिस टर्म एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो. सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज अ बॉडी एंड इट्स मास is ma, which is again for simplicity I am taking it as 1 kg. Let us assume it is falling under, its mass is 1 kg. ठीक है, and now it is falling under free fall. तो how the fall is, किस तरीके से गिर रही है बॉडी? It is freely falling. तो this case is of free fall. Alright, अब देखिए इस पे एक फोर्स लग रहा है. उस फोर्स के कारण जब बॉडी इस हाइट पे थी, ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी इस हाइट पे है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे है 0. तो इस जगह पे अभी तक ये बॉडी स्टार्ट नहीं किया है, अभी ये इसको ड्रॉप नहीं किया है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे है 0. दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी. अब जब मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, इंक्रीज होने लगेगी. सबसे ज्यादा कहां पहुंच जाएगी? इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने ये डिस्कस किया था. हमने बताया था कि इस जगह पे जो भी एनर्जी थी दैट वाज बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, जो कन्वर्ट होती जा रही है काइनेटिक एनर्जी में. इस जगह पर it will be because of both potential energy plus kinetic energy. पर इस पॉइंट पे क्योंकि हाइट 0 हो गई है तो it will be all because of kinetic energy. यहां टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या किस कारण था? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. दैट मींस व्हाट? स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 थी, वो अब इंक्रीज होते होते यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि हाफ mv स्क्वायर है. पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh. ये mgh इज कन्वर्टिंग इनटू हाफ mv स्क्वायर. द पॉइंट इज, पहले बॉडी में वेलोसिटी नहीं थी, अब बॉडी में वेलोसिटी आ गई. कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? लेट अस से इट इज v. तो जब वेलोसिटी चेंज हो गई है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है. फाइनली सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां हो गई? इस पॉइंट पे हो गई. तो वेलोसिटी इज कीपिंग ऑन चेंजिंग. अगर ये चेंज होते जा रही है, इससे एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है कि बॉडी में एक्सीलरेशन आया है. एक्सीलरेशन क्यों आया? व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन आप सबको पता है, इट इज नथिंग बट चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. अगर मैं इसकी बात करूं तो कितनी वेलोसिटी में चेंज आया है? स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी? 0. फाइनली वेलोसिटी कितनी है? v. तो मैं ये बोल दूं चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस u डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज t. लेट अस से यहां 0 से स्टार्ट किया था तो t माइनस 0. तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो गई? v बाई t. ये मेरा एक्सीलरेशन आया. सबको क्लियर हो रहा है ये बात?
अगर एक्सीलरेशन आ रहा है, इससे एक चीज कंफर्म हो रही है कि इस बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना है? दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दो हमारे पास में कंसेप्ट क्लियर हुए। पहला, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। इस कारण से जो इसमें फोर्स है दैट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक्सीलरेशन के कारण, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ बताता है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। ये कहां से आया? न्यूटन्स सेकंड लॉ। वन थिंग, मास ऑफ द बॉडी मैंने एज्यूम किया 1 kg, चलो वो अपन अभी एक साइड पर रखते हैं। एक्सीलरेशन क्या है? क्योंकि वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो उसमें इतना फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे इतना फोर्स लग रहा है। ये बात क्लियर हुई? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि एक बॉडी तो हो गई हमारी, ये जो बॉडी गिर रही है ऊपर से, है ना, इट इज फॉलिंग, दिस इज आवर फर्स्ट बॉडी। सेकंड बॉडी कौन सी है? सेकंड बॉडी है ये अर्थ। वेयर इट इज फॉलिंग? ऑन अर्थ, इट इज फॉलिंग ऑन अर्थ। तो सेकंड बॉडी कौन सी हो गई? सेकंड बॉडी इज आवर अर्थ, जिसका मास क्या है? मास ऑफ अर्थ। तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, और उसे मैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे कितना बताता हूं? दैट इज इक्वल टू जी मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ। तो इसको कैपिटल लिया मैंने, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब लेटस से यहां से लेके यहां तक जो है उसकी जो हाइट है वो है h, इस जगह से इस पॉइंट पे उसकी हाइट है h, और रेडियस जो है अर्थ की दैट इज इक्वल टू आर ई। तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी जो हाइट है। अब इसका स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फोर्स का G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो ये मेरा फोर्स आ गया, किसके कारण आया ये? दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये वाला फोर्स किसके कारण था? दिस इज माई फर्स्ट फोर्स, दिस इज माई सेकेंड फोर्स। तो ये फोर्स किसके कारण है? इट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, क्योंकि इसका वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसमें एक एक्सीलरेशन आया है और वो इतना फोर्स लगा है। ये फोर्स किसके कारण है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई अलग अलग फोर्स थोड़ी है ये एक्सीलरेशन भी किसके कारण हो रहा था? अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण। ये क्या है? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स है। इसका मतलब दोनों फोर्स सेम है, क्योंकि एक ही फोर्स के अंडर बॉडी मूव कर रही है। अभी बताया था मैंने, कोई दूसरा फोर्स उस पर नहीं लगाया, क्योंकि इट इज फ्री फॉल। इट मीन्स व्हाट? 1 शुड बी इक्वल टू 2। दोनों अलग अलग तरीके से फोर्स निकाले गए हैं, पर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि एक ही फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस पर। तो अब मैं ये बात करूं, इन दोनों को इक्वेट करूं, तो 1 शुड बी इक्वल टू 2। फर्स्ट फोर्स कितना है? फर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू द एक्सीलरेशन, दैट शुड बी इक्वल टू g मास ऑफ द बॉडी इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? ऑलराइट, अब देखिए, सो आई एम रिमूव नाउ आई एम रबिंग दिस, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये वाला मैं रख रहा हूं, बाकी सबको मैं रब कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी हमारे पास में सिचुएशन आ जाएगी। सो लेट मी टेल यू व्हाट। ओके, ये फॉर्मूला को मैं रखता हूं। अब देखते हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वेट कर दिया। पहला फोर्स क्या था? पहला फोर्स आया था सेकेंड लॉ से, और दूसरा फोर्स आया न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से।
दोनों ही साइड में मासेस ऑफ द बॉडी कैंसिल हो जाती है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में 1 kg लिया, 100 kg लूं, 200 kg लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉडी के मास पे तो डिपेंड ही नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मासेस कैंसिल हो जा रहे हैं। पीछे क्या बचता है? ये एक्सीलरेशन बच रहा है। सो मैं आई कैन राइट इट लाइक दिस, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट एक्सीलरेशन is equal to g into mass of earth divided by re plus h, re plus h इसका क्या है? होल स्क्वायर। ये मेरे पास में एक एक्सीलरेशन आ गई, समझ आया? अब देखो, ये थी बॉडी, ये था मास ऑफ अर्थ, ये इसकी रेडियस, और यहां कहीं बॉडी थी जहां से ये फॉल कर रही थी, और ये है इसकी हाइट h, इसका मास है a। एक्सीलरेशन आ गया। ये एक्सीलरेशन इट इज बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसीलिए इस एक्सीलरेशन का मैंने एक नाम दे दिया, और ये एक्सीलरेशन का जो मैंने नाम दिया है दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको मैं एक ही जगह स्मॉल g से रिप्रेजेंट करता हूं। क्या ये बात समझ आ रही है हमें? दिस इज ऑल्सो एक्सीलरेशन, जिसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट एक्सीलरेशन की हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर ये कैसी एक्सीलरेशन है? ये एक्सीलरेशन है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इसीलिए इस एक्सीलरेशन को मैं अब कहता हूं इट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड हाउ इट इज डिनोटेड? इंस्टेड ऑफ राइटिंग a I am writing g. So that every time when I will write small g, that means acceleration due to gravity. Capital G is a gravitational constant जिसकी वैल्यू थी 6.6 into 10 to the power minus 11, उससे कंफ्यूज नहीं होना। ये है एक्सीलरेशन की। कौन सा एक्सीलरेशन? जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तब एक्सीलरेशन। तो इसकी जगह पे मैं g रख दूं, तो दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g into me अपॉन re plus h स्क्वायर। ये आ गई वैल्यू आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला आ गया। चलिए अब हम कुछ केसेस पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस। तो आपको सबको समझ आ गया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका फॉर्मूला क्या है? g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, एज्यूम करो कि ये जो h है इट इज इक्वल टू, सपोज मैं एक बॉल को 100 मीटर ऊपर से गिरा रहा हूं। कितने मीटर ऊपर से? 100 मीटर। सो लेट अस से h इज इक्वल टू 100 मीटर। ध्यान से समझना, re की वैल्यू कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अभी मैंने बताया था 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इतना था रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना है? मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू कितना केजी था? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ऑलराइट, अब देखो केस नंबर फर्स्ट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो केस नंबर 1, व्हेन the body is close to earth। कौन सी बॉडी? ये वाली जो बॉडी है, दिस इज द बॉडी विच वी आर कंसिडरिंग। क्लोज टू अर्थ मतलब ये जो हाइट h है ये 100 मीटर एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर की तुलना में ऑन कंपेयरिंग विद 6400 किलोमीटर दिस h इज वेरी स्मॉल। सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ? द टोटल डिस्टेंस विल बी दैट इज re plus h किसके इक्वल होगा? 6400 किलोमीटर में आप क्या जोड़ दीजिए? 100 मीटर जोड़ दीजिए, तो इतना होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस।
अब एक बात बताइए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं मीटर में, तो 6400 इंटू 1000, 1 2 3 इतने मीटर प्लस 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? ये हो गई 6400 किलोमीटर, यहां 1 आ जाएगा ना, तो 6400,100 मीटर। अब एक बात बताइए, 6400 किलोमीटर में 100 मीटर भी अगर जोड़ दूंगा तो अप्रोक्सीमेटली ये 6400 किलोमीटर के बराबर ही आएगा ना, क्योंकि 100 मीटर से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा, किलोमीटर और छोटी सी डिस्टेंस उसमें मीटर ऐड कर दी, 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ये सेम है। 6000 ये कितना हो गया? ये हो गया है लगभग 64 लाख मीटर। 64 लाख मीटर में 100 मीटर जोड़ भी दूंगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो ऐसे टाइम में मैं ये बोल सकता हूं कि व्हेन द बॉडी इज क्लोज टू अर्थ, व्हेन इट इज क्लोज टू अर्थ, या फिर मैं ये बोलूं h इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का साइन क्या होता है? लाइक दिस, एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। जब हमारी हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले कम होती है, तब मैं ये मान सकता हूं कि रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h, it is approximately same as radius of earth। ये बात समझ आई? That will be almost same as radius of earth के बराबर, 6400 किलोमीटर के बराबर ही हुई, क्योंकि इतनी सी डिस्टेंस जोड़ रहा हूं इस बड़े। ऐसा समझिए कि एक समुद्र है, उस समुद्र में मैं 10 बाल्टी पानी डाल दूंगा तो भी समुद्र तो समुद्र ही रहेगा, उसे समुद्र प्लस 10 बाल्टी तो नहीं बोलेंगे ना, समझ आ रहा है? वैसे ही ये डिस्टेंस क्योंकि बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, ये एच पॉइंट जो है इस डायग्राम में भले ही मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, अदरवाइज ये बहुत पास में है, इस जगह पे भी होगा है ना, इतने पास में है कि इसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो उस केस में रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट एच विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। जब मैं ये वाली वैल्यू इसमें पुट करूं तो मेरे पास में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आएगी? इट विल बी इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच है, उसकी जगह पे क्या लिख दूं? आर ई लिख दूं, क्योंकि आर ई प्लस एच, एच बहुत छोटा है तो इसको मैंने इग्नोर किया तो मेरे पास में फाइनली क्या बचा? आर ई। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? आर ई, और उसका क्या? स्क्वायर। So this is the value of G near the earth surface, close to the earth surface। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.67 10 to the power minus 11। मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है 6 into 10 to the power 24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है 6.4 into 10 to the power 6। तो ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, तो ये वाली टर्म भी तो कांस्टेंट आएगी, ये पूरा सारी टर्म कांस्टेंट है ना, फिक्स वैल्यू आ रही है। तो यही कारण है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है नियर द अर्थ सरफेस। कितनी आएगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो। तो इधर देखो जी की वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 multiplied by mass of earth is 6 into 10 to the power 24 divided by radius of the earth 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर। तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में वैल्यू आती है 9.8, और यूनिट क्या है? यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हेन द बॉडी इज क्लोज टू अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कई बार मैं इस g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेता हूं, ताकि क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल, थोड़ा हम कन्वीनियंट उसको अप्रोक्सीमेशन के अंदर जाके थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए। अगर क्वेश्चंस में नहीं दिया होता कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है,
उस केस में आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही सॉल्व करते हैं। द पॉइंट इज व्हेन द बॉडी इज क्लोज टू अर्थ, अब देखो 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 300, 400, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आध किलोमीटर हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6400 किलोमीटर बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो वहां तक हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ के बहुत पास में जितनी भी वैल्यू है जी की वो कांस्टेंट होती है, और उसका वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। ओके, सो व्हाट विल बी द केस नंबर 2? ऑलराइट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फॉर्मूला क्या है? इट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन इट इज क्लोज टू अर्थ। ओके, सो नाउ let us say that case number 2 is when it is far away from earth। तो इसको हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, खाली इसकी कैलकुलेशंस जो है वो आपके सिलेबस में 9th क्लास में नहीं है, ये हायर क्लास यानी कि जब आप 11th क्लास में पहुंचेंगे तो वहां इसका डेरिवेशन भी आता है। पर अभी आप लोगों को जो समझना है वो ये है, केस 2 वैल्यू ऑफ जी when h जो है is not small as compared to radius of earth। यानी अब जो बॉडी है वो उसमें जो h है ये बहुत छोटी नहीं है रेडियस ऑफ अर्थ से, उसके लगभग बराबर है। यानी मान लो 3500 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो इतने ऊपर जब हम चले जाते हैं तो वहां हम हाइट को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। 500 किलोमीटर चले गए, अब इग्नोर नहीं कर सकते, तो वहां हम लोग क्या करेंगे? तो वहां इसका डायरेक्ट मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं। इसका डेरिवेशन जो है वो 11th क्लास में आता है इन योर हायर स्टडीज, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस, यू शुड रिमेंबर कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है नियर टू सरफेस, पर चेंज होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू हाइट। तो आप देख लीजिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए g व्हेन इट वाज ऑन क्लोज टू अर्थ उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी me अपॉन, इसकी जगह पे मैंने लिखा था रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऑलराइट, ये कब थी? नियर सरफेस, इट इज नियर सरफेस। अब अगर हाइट अगर बढ़ गई, हाइट जो है h जो है वो ज्यादा है, तो उस केस में एक्चुअल मुझे लेनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि अब मैं इस हाइट h को इग्नोर नहीं कर सकता। तो उस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आएगी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास में आ जाएगी एट हाइट h व्हिच वी कैन नॉट इग्नोर, इट विल बी इक्वल टू दिस gme अपॉन re प्लस h का होल स्क्वायर। अब इधर देखो, डिनोमिनेटर में 6400 किलोमीटर है, अब डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जा रहा है। अब 6400 किलोमीटर प्लस सपोज करो 500 किलोमीटर और ले लिया, तो 6900 किलोमीटर हो गया, उसका स्क्वायर करना है। तो ये ज्यादा वैल्यू है ग्रेविटेशन, ये ज्यादा वैल्यू है रेडियस की प्लस h एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो टोटल टर्म क्या हो जाएगी? कम। एग्जांपल मान लीजिए नीचे है 100, उसका स्क्वायर करना है। एक बार आपको नीचे है 200, उसका स्क्वायर करना है। दोनों में से कौन सी बड़ी टर्म है? ये बड़ी टर्म है और ये छोटी टर्म है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये g से क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि re प्लस h जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू re। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि यहां से हमको जो टर्म मिलती है वो ये है कि gh इज लेस देन g। That means what? That means that the gravitational acceleration due to gravity it decreases with height। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, और अब मैं हाइट को इग्नोर नहीं कर पाऊंगा, तो उसके कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होती जाती है हाइट के साथ साथ। तो आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो ये है
कि हाउ मच इज द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यूज को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो आप हायर क्लासेस में इसका डेरिवेशन देखेंगे, पर आप लोगों के लिए मैं रख देता हूं इसकी वैल्यू। इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r, ये इसकी वैल्यू आती है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसकी वैल्यू है, g के बराबर। तो इसको दूसरे टर्म्स में मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इसकी जगह पे g लिख दूं। सो gh इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। इसका डेरिवेशन हायर क्लासेस में, पर आप लोगों को जो याद रखना है वो ये है कि g decreases with height, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, या आप लोगों ने एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें पीसा के एग्जाम्स भी आते हैं ना, जो अभी खास तौर पे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां आप लोगों को जब ये पूछा जाता है कि हाउ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद हाइट, सो यू शुड रिमेंबर दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद हाइट। थर्ड केस, what will happen when going inside the earth। अभी हम अर्थ से ऊपर जा रहे थे, what will happen when you go inside the earth। तो उस केस में केस नंबर 3 is value of g on going inside earth। इसका भी डेरिवेशन हायर क्लास में, पर आप लोगों को मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू बताता हूं। द वैल्यू ऑन गोइंग, सपोज आप इस डेप्थ पे आ गए ना, इतने अंदर चले गए, और ये जो है अभी हाइट h थी, अब इसकी जगह डेप्थ पे गए, एंड लेट अस से द डेप्थ इज d। तो उस केस में द वैल्यू एट डेप्थ d इज इक्वल टू द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस 1 माइनस d अपॉन r। That means what? Again, GD की वैल्यू जो है कम होती है as compared to the value of G on the surface. That means G decreases, ये याद रखना है, G decreases with depth। इसका आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप अर्थ के अंदर जा रहे हो तो अर्थ का जो मास है अब वो उतना नहीं रहता, क्योंकि मास जो है उसका हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहां तक पहुंच गए। ये जो ऑब्जेक्ट है अब अंदर यहां तक पहुंच गया, तो अभी इसका मास कितना कंसीडर करना है, इतना ही कंसीडर करना है। और आपको पता है फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के, और एक्सीलरेशन भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास ऑफ द अर्थ के। तो जब मास ऑफ द अर्थ कम होता जा रहा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होती जाती है। तो यही कारण है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहां मिलती है, सरफेस पे मिलती है। कौन सी सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे। उससे ऊपर जाओगे तो भी वैल्यू कम हो जाएगी, और अर्थ की सरफेस के अंदर जाओगे तो भी वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है डेप्थ के साथ और डिक्रीज होती है हाइट के साथ। ऑलराइट, so in our next class we will be discussing about difference between mass and weight। तो तब तक के लिए have a good day and bye bye।